हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CGL 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 10 सेट इसके ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और 18 सेट हमको कंप्लीट करना है। तो इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड अदर फैक्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपके हिस्ट्री से। हम ये कह लें, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आपसे पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी से रिलेटेड जो जल संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, यानी वो संधि कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में, आखिर क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए, सिंधु जल संधि का मतलब है कि यहाँ पर कुछ नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा और कुछ नदियों पर भारत का। क्योंकि जो जब आप देखेंगे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, तो पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ था और सभी जो नदियां हैं वो हिमालय वाले रीजन से निकलकर भारत से होकर ही पाकिस्तान में जाती हैं। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे भी विवाद ही बना रहता है, लगभग हम देखते हैं कभी संबंध हमारे अच्छे रहते नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि अगर भारत इन नदियों पर डैम बना ले और इनका पानी रोक ले तो फिर पाकिस्तान में तो सूखा जैसे हालात हो जाएंगे। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सिंधु जल संधि के अंतर्गत एक संधि की गई थी, एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें कुछ नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा और कुछ पर भारत का। तो ये जो संधि है ये की गई थी 19 सितंबर 1960 को, और इसमें यहाँ पर मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने, यानी विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये संधि हुई थी। और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में ये संधि हुई थी। और इस संधि में क्या था, इस संधि में बेसिकली ये था कि जो पाकिस्तान है उसका अधिकार होगा जो पश्चिमी नदियां हैं। पश्चिमी नदियों में आपकी कौन कौन आती हैं? सिंधु नदी है, उसके अलावा झेलम रिवर है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से भी होकर जाती है, और चिनाब नदी है। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो तीन नदियां हैं इन पर पाकिस्तान का अधिकार होगा, यानी इन पर जो नियंत्रण होगा वो पाकिस्तान का होगा। और जो पूर्वी नदियां हैं उन पर भारत का अधिकार होगा। पूर्वी नदियों में कौन सी हैं? रावी नदी है, ब्यास नदी है, उसके अलावा से जो सतलज नदी है, ये जो तीन नदियां हैं इन पर अधिकार होगा भारत का, यानी इनके जल से रिलेटेड जो भी नियंत्रण होगा वो भारत का होगा। और पश्चिमी नदियों पर जो नियंत्रण होगा वो पाक का होगा, यानी कि पाकिस्तान का होगा। तो ये संधि हुई थी 1960 में, सिंधु जल संधि के नाम से जिसे जाना जाता है। तो कई बार इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण में आती हैं। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, सन भी इसका, और साथ ही साथ कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के नियंत्रण में और कौन कौन सी भारत के नियंत्रण में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसे गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? तो कई लोग यहाँ पर अमृतसर को टिक करेंगे क्योंकि वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, तो इससे वो थोड़ा सा अपना सेंस लगाएंगे कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, तो गोल्डन सिटी भी अमृतसर ही होगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत होगा। यहाँ पर सही आंसर है जैसलमेर। तो जो राजस्थान का ज़िला जैसलमेर है वो यहाँ पर गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। और ये जो जैसलमेर है ये हम ये कह लें कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है और साथ ही साथ ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, एक बड़ी बॉर्डर पश्चिम में इसकी पाकिस्तान के साथ साझा होती है। तो इसे ही गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो बात करें अगर हम गोल्डन टेम्पल की, तो स्वर्ण मंदिर हमारा स्थित है अमृतसर में, बट वो गोल्डन सिटी के रूप में नहीं जाना जाता। अगला क्वेश्चन है, घातक रक्ताल्पता यानी जो एनीमिया होती है, खून की कमी, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया होती है? तो B6, B2, B1 और B12। तो देखिए, बी कॉम्प्लेक्स के अगर हम जब विटामिन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर विटामिन जो बी होता है उसके कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और अलग अलग की वजह से अलग अलग रोग यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा B1 है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये तो हम सभी पढ़ते हैं जब ABCD हम यहाँ पर विटामिन पढ़ते हैं कि A की कमी से रतौंधी होता है, B की कमी से बेरी बेरी, और C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से रिकेट्स है। लेकिन जब जो कॉम्प्लेक्स B के जो भी जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं विटामिन में, तो उनके अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं अलग अलग उनके कमी से होने वाले रोग भी होते हैं। जैसे B1 से बेरी बेरी और B2 से जो ड्राइनेस ऑफ स्किन यानी
त्वचा शुष्क हो जाती है अगर विटामिन B2 की कमी है। उसके अलावा जो विटामिन B3 होता है उसकी कमी से यहाँ पर पाइलेग्रा रोग होता है। उसके अलावा बात करें अगर हम B4 जैसा कोई कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, उसके बाद होता है आपका B5, और B5 की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं आती हैं। तो एक होता है आपका B1, B2, B3, B5, उसके बाद B6, B9 और B12। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी के, और यहाँ पर ये जो तीन हैं ये आपस में को रिलेट होते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो ये सभी बढ़ते हैं, B6, B9 और B12, और तीनों की कमी से यहाँ पर एनीमिया होती है यहाँ पर। लेकिन जो सही आंसर होगा वो होगा आपका B12 यहाँ पर सबसे एक्यूरेट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। उसके अलावा जो B9 है इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आप के तक पढ़ते हैं लेकिन विटामिन H के नाम से B9 को जाना जाता है। तो ये विटामिन के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? यानी आपको बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सोनीतपुर हाथी रिजर्व, यानी जो सोनीतपुर एलिफेंट रिजर्व है वो आपका उड़ीसा में नहीं स्थित है बल्कि ये स्थित है असम में। तो यही यहाँ पर अलग होगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ हैं, तो 5वें रथ का नाम क्या है? तो देखिए महाबलीपुरम में टेम्पल्स भी हैं महाबलीपुरम में। उसके अलावा एक पंचरथ जिसे उसके अलावा पंचरथ के अलावा इसको धर्म रथ स्मारक भी कहा जाता है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और इससे रिलेटेड आप कई सारे क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग। तो धर्मरथ स्मारक इसे ही कहा जाता है जो पंचरथ बने हुए हैं महाबलीपुरम में। और इनमें अगर हम बात करें पंचरथ में, तो देखिए 5 भाई थे, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमरथ यानी कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो इन 4 के नाम पर तो यहाँ पर जो रथ हैं वो बने हुए हैं, लेकिन 5वें रथ का क्या नाम है? कृष्ण, कर्ण, द्रौपदी रथ या भीष्म रथ। तो देखिए सभी महाभारत से ही रिलेटेड हैं। तो कई लोग यहाँ पर आंसर टिक करेंगे कृष्ण रथ, क्योंकि जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं अर्जुन के साथ कृष्ण ही थे वहाँ पर। तो ऐसा आप सेंस लगा सकते हैं, बट ये सही नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा द्रौपदी रथ। तो यहाँ पर जो 5वां रथ है वो है द्रौपदी रथ। तो ये बात आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है, यानी कौन सी नहर है, कौन सी कैनाल है जो विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है? तो यहाँ पर बात करें हम तो जो ग्रैंड कैनाल यानी ग्रैंड नहर जिसे हम कहते हैं, ये स्थित है चीन में और ये विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। और इसकी जो लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है और पीली नदी को यांगसी नदी से जोड़ती है ये ग्रैंड कैनाल, और ये सबसे बड़ा लंबा यानी कि मानव निर्मित जलमार्ग भी बनता है। उसके अलावा बात करें अगर हम यहाँ पर सुजो नहीं, ये होगी स्वेज नहर, और स्वेज नहर आपकी स्थित है मिस्र के अंदर। ये भी एक आर्टिफिशियल नहर है जो बनाई गई थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके अलावा पनामा नहर आपको मिलेगी कहाँ पर? ये मिलेगी आपको साउथ अमेरिका में। उसके अलावा बात करें अगर हम कील नहर की, तो कील नहर आपको मिलेगी जर्मनी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए उत्प्रेरक के रूप में निकल का भी यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और किसका यूज किया जा सकता है? तो और इसमें यूज किया जा सकता है पैलेडियम का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पैलेडियम। उसके अलावा अगर ऑप्शन में प्लेटिनम दिया है, निकिल दिया है, तो इनका उपयोग भी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 338B। तो 338B के अंदर प्रावधान किया गया, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। तो 1993 में NCBC निकाय का यहाँ पर गठन किया जाता है। तो इसकी जो यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये है 338B। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए जो गदर पार्टी है
ये एक संगठन थी, यानी ये जो कनाडा में रहने वाले भारतीय थे उनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। यानी कि जो कनाडा में रहने वाले भारतीय हैं उन्होंने ही एक पार्टी बनाई थी भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो कनाडा में रहने वाले भारतीयों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? वो था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ स्थित है? तो ये है यूएसए में। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय था और गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? सन 1913 में। सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। जो कनाडा में भारतीय रहते थे, आज भी बहुत सारे भारतीय कनाडा में रहते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो यूएसए में था, सैन फ्रांसिस्को में था। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो आपको बताना है, यानी कितनी जो चित्र हैं वो यहाँ पर बनेंगे 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा। तो यहाँ पर देखिए दो फार्मूले होते हैं, 360 डिग्री बटे थीटा, और एक फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे थीटा -1। तो यहाँ पर जब हम 360 डिग्री बटे 120 -1, तो ये 3 बार जाएगा और 3 - 1 बराबर 2, यानी यहाँ पर 2 छवियाँ बनेंगी और इसका जो सही आंसर वो होगा 2। तो एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल 2 छवियाँ बनेंगी। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। इनकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आउट ऑफ 10 अपना स्कोर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। 18 सेट तक हम कंप्लीट करेंगे। फिर 2019-20 के जो इम्पोर्टेंट GK क्वेश्चन हैं उनके बारे में फिर हम कुछ इंग्लिश की क्लासेस करेंगे। देन फिर हम जो अदर एग्ज़ाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।